हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स बुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करेंगे आज इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पॉइंट पे, जिसमें ये हम लोग देखेंगे कि भारत का फर्स्ट क्वार्टर में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस हो चुका है। तो हम लोग इसकी अवधारणा को समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, भुगतान संतुलन होता क्या है, इसमें कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। और वह कौन ऐसे कारक हो सकते हैं जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो सकता है या हुआ है। तो अभी ये रिपोर्ट आई है कि भारत के पहले चौथाई की पहले क्वार्टर में अगर देखा जाए तो पहले क्वार्टर में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस है। न्यूज़ बस इतना ही है। तो न्यूज़ इतना है तो जो पूछता है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह कंसेप्ट बेस पूछे जाते हैं। कंसेप्ट बेस का मतलब कि न्यूज़ मिला के और कुछ जो उसका बेसिक कंसेप्ट है उसको मिला के तब पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन होता क्या है। तो जब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे भुगतान संतुलन के बारे में, अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम लोग बात करें अर्थात भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले होता क्या है, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। बैलेंस ऑफ पेमेंट वह चीज़ होती है जिसमें जो आप अपने देश से जो चीज़ें मंगाते हो, अपने देश में भेजते हो दूसरे देश में, और दूसरे देशों से अन्य देशों से अपने देशों में मंगाते हो, तो जब आप मंगाते हैं किसी दूसरे देश से कोई भी चीज़ कोई वस्तु तो उसका आप पेमेंट करते हैं, और अपने देश से कोई चीज़ जब आप दूसरे देश में भेजते हैं तो आपको भी वो पेमेंट मिलता है। तो उस स्थिति में आपके पास एक मोटा मोटा देखा जाए तो जो आप व्यापार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कर रहे हैं या जो आपके वहाँ व्यापार किया जा रहा है उसमें आपके वहाँ पैसा ज़्यादा आया या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका वहाँ का पैसा ज़्यादा गया, यही मेन मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब केवल और केवल इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही शामिल नहीं होता है, इसलिए मैं ये इस परिभाषा में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शामिल नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही इसमें शामिल नहीं होता है, इसमें डिपेंडेबल होता है बोरोइंग पे भी, एफपीआई पे भी, ईसीबी पे भी, एफपीआई पे भी, एफआईआई पे भी, जो रेमिटांस होता है उस पे भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी, अदृश्य खातों पर भी, तो ये सभी पे डिपेंडेबल होता है। और दूसरी बात अगर पूछी जाए कि आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट होना या मौजूद होना या पॉजिटिव होना किसका संकेत है, किस चीज़ का संकेत है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं, उसको अगर हम लोग देखने का काम करें तो मुख्य रूप से दो मदें आपको दिखाई देंगी। कौन कौन सी दो मदें? एक दिखाई देगी चालू खाता, एक दिखाई देगा पूंजी खाता। मतलब एक होगा करेंट अकाउंट और एक होगा कैपिटल अकाउंट। तो एक हो गया कैपिटल अकाउंट और एक हो गया करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में भी आपको दिखाई देगा दो तरह की मदें इसमें दिखाई देंगी। एक दृश्य, दृश्य मतलब जिसको भौतिक रूप से देखा जा सकता है या छुआ जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। एक होगा अदृश्य। तो दृश्य वाले में आपको दिखाई देगा क्या? आयात और निर्यात, आयात और निर्यात। अदृश्य वाले में आपको दिखाई देगा जो सर्विस हो गया, सेवा हो गया, जैसे डाक सेवा हो गया और भी बहुत सारी जितनी भी सेवाएं होती हैं वो आपको अदृश्य में दिखाई दे देगा। जो रेमिटांसेस हो गए, है ना, क्या हो गया? रेमिटांस। रेमिटांस मतलब प्रेषण। प्रेषण क्या होता है? जो दूसरे देशों में, जैसे अपने वहाँ के बहुत सारे कारीगर या श्रमिक लोग या व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाके पैसे अर्न कर रहे हैं, तो वहाँ से जो पैसे अपने देशों में भेजे जाते हैं या अपने देशों में जो भेजते हैं लोग, वो रेमिटांस हो जाएगा। तो रेमिटांस हो गया। या बहुत ऐसे लोग होंगे जो एफपीआई, एफडीआई, एफआईआई इन सभी का लाभांश ले रहे होंगे। क्या ले रहे होंगे? लाभांश। लाभांश मैं कह रहा हूँ मतलब प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का मतलब जैसे किसी देश में, किसी देश के स्टॉक मार्केट में
वह इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट करने से जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है, जो लाभांश मिल रहा है, वह भी किस में आएगा, वह भी चालू खाते में आएगा। ठीक है। दूसरी ओर अगर बात किया जाए पूंजी खाते की, तो पूंजी खाते में क्या क्या प्रोसेस होगा, तो पूंजी खाते में आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से ईसीबी आ गया, एक्सटर्नल करंट बोरोइंग जो है वह हो गया, एफपीआई हो गया, या एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, या जो ऋण होता है जो दूसरे देशों से लिया जाता है, जैसे आईएमएफ से लिया गया ऋण हो गया, है ना, WB से, वर्ल्ड बैंक से लिया गया जो ऋण हो गया, या किसी अन्य बैंक से, वैश्विक स्तर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो बैंक हैं उनके द्वारा जो लिया गया ऋण हो गया, या पूंजी खाते में आता है। इसमें अदृश्य में एक चीज मैं भूल गया था, उसको भी मैं लिखवा दे रहा हूं। अदृश्य में एक और पॉइंट होता है, उसमें आपको दिखाई देगा जो उपहार है, जैसे उपहार मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं रहता है, या उसको लौटाना नहीं होता है, आपको नेसेसरी लौटाना नहीं होता है, तो ये भी आपको चालू खाता में ही दिखाई देंगे। बाकी ईसीबी, एफबीआई, एफटीआई, एफआईआई ऋण हो गए, है ना, ये जो ब्याज होता है, मूलधन होता है, ये सभी चीजें आपको दिखाई देंगी पूंजी खाता में, ये सभी चीजें पूंजी खाता में। अब इसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि दो तरह के जो खाते हैं, इसमें कभी चालू खाता घाटा हो जाता है, कभी पूंजी खाता घाटा हो जाता है। तो चालू खाता घाटा ज्यादातर में, मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं, अधिकतर की बात कर रहा हूं, अधिकतर जो है वह यह मदें जो है, जो आयात निर्यात वाली जो मदें हैं वह प्रभावित करती है। अब आयात निर्यात की मदें कैसे प्रभावित करती हैं इसे, मतलब चालू खाता को, या मतलब करेंट अकाउंट को कैसे प्रभावित करती हैं, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो आयात और निर्यात है, इसमें अगर आपको देखा जाए, देखने को मिलेगा तो भारत की, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग उतने बड़े लेवल पे नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग जब उतने बड़े लेवल पर नहीं है, इसका मतलब वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन उतने बड़े लेवल पे नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा, या इस वस्तुओं का और भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे मुद्रास्फीति हो गई, या और भी अन्य कारक हैं, जिसके कारण इस वस्तुओं की मांग जो है वैश्विक बाजार में कम हो गई। अब इन वस्तुओं की वैश्विक बाजार में मांग अगर कम हो गई, तो यहाँ से इनका एक्सपोर्ट जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब निर्यात कम हो जाएगा। और निर्यात कम हो जाएगा तो सीधे सीधे क्या होगा, वहाँ से आने वाले जो पैसे हैं, जो भारत में चूंकि निर्यात होता है तो वहाँ से पैसे आएंगे, जो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तुओं को बेच रहे हैं तो वहाँ से पैसे अपने देश में आएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और आयात तो ऐसे ही अपने देश में ज़्यादा रहता है, कारण क्या है, इम्पोर्ट कैसे ज़्यादा रहता है अपने देश में, तो इम्पोर्ट ज़्यादा रहने का मुख्य कारण आपको दिखाई देगा, एक तो फ्यूल हो गया, फ्यूल के कारण, क्योंकि अपने देश में फ्यूल उतने बड़े मात्रा में जैव ईंधन नहीं होते हैं, तो किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंसी है, तो दूसरे देश पर डिपेंडेंसी के कारण आपको ये लगेगा कि फ्यूल जो है वो मंगाया जाता है। फिर जो पेट्रोलियम या गैसेज हो गई, ये सब हो गया। फ्यूल के बाद आपको दिखाई देगा कि दूसरे नंबर पे आपको गोल्ड दिखाई दे देगा, है ना, गोल्ड दिखाई देगा, इसका भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है। उसके बाद कुछ रॉ मटेरियल्स हो गए, जैसे अपने वहाँ बहुत सारी चीज़ें अब मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गई हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गई, उसके बावजूद भी उसके रॉ मटेरियल जो कच्चे पदार्थ हैं वह भी किसी दूसरे देश से आते हैं, तो दूसरे देश से आ रहे हैं रॉ मटेरियल, तो वो उसका मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देश में हो रहा है, तो वो भी इम्पोर्ट हो गया। इस तरह से आपको दिखाई देगा कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया। अब इस स्थिति में जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया, इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट जो है वह कम हो गया, तो इस स्थिति को कहा जाता है क्या, ट्रेड डिफिसिट। क्या कहा जाता है, ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, मतलब व्यापार घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यापार घाटा। व्यापार घाटा में क्यों, क्योंकि अपने वहां से जो जा रहा है वह कम चीजें जा रही हैं, दूसरे देशों से ज्यादा आ रहा है, तो इस स्थिति में व्यापार घाटा हो गया। अब इस व्यापार घाटा होने के कारण हो सकता है कि चालू खाता घाटा भी हो जाए, हो सकता है, ये नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं कि हो ही जाए। कारण क्या है कि अगर इसमें माइनस प्लस हुआ है, -2 मान लीजिए हो गया है, और इसमें ऑटोमेटिक +5 आ गया, रेमिटांस ज़्यादा आ गए, सर्विस से आ गया, FPI FDI से लाभांश ज़्यादा आ गया। एक बात कह रहे हैं, हालांकि अपने देश में ये नहीं आता है ज़्यादा, लेकिन एक बात कहा जाए, अगर इसमें आ जाए तो क्या हो जाएगा, वह सीधे सीधे यह जो माइनस वाला हो इसको कवर कर लेगा, तो चालू खाता क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि चालू खाता घाटा, मतलब आयात निर्यात में अगर देखा जाए कि ट्रेड डेफिसिट हो जाए,
मतलब व्यापार घाटा हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि चालू खाता घाटा हो ही जाएगा, ये जरूरी आवश्यक नहीं है। हाँ, हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पे व्यापार सरप्लस, ट्रेड सरप्लस भी होगा, ट्रेड सरप्लस की स्थिति भी हो सकती है। अब ट्रेड सरप्लस की स्थिति, हालांकि अपने वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मैंने शुरुआत में ही बताया कि ज़्यादा नहीं है, और उसके कारण और कुछ निर्यात संबंधी चीज़ें हैं जिसके कारण आपको दिखाई देगा अलग अलग देशों से भारत FTA साइन कर रहा है, CAPA साइन कर रहा है, ये अभी आपने देखा यूरोपियन यूनियन से भी साइन किया, अभी ब्रिटेन से भी साइन किया, स्विट्जरलैंड से भी साइन किया है ना, फ्रांस से भी साइन किया है। तो लगभग 27 से अधिक देशों से साइन किया गया है भारत के द्वारा, ताकि भारत का जो मुख्य रूप से यहाँ के जो प्राथमिक चीज़ें हैं या द्वितीयक वस्तुएं हैं या तृतीयक वस्तुएं हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़े, उनका निर्यात बढ़े। MSME पे मुख्य रूप से यहाँ पे स्किल दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, ताकि MSME जो छोटी इकाइयाँ हैं वही सबसे ज़्यादा भारत की एक तरह से रीढ़ है उत्पादन में। अब ये रीढ़ है उत्पादन में, तो इनसे ज़्यादा जब उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं जाके प्रोडक्शन ऑन द होल पे ज़्यादा होगा, और तब जाके आपको दिखाई देगा कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और सीधे सीधे यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा और यहाँ की लाभ जो है वो भी बढ़ेगा, यहाँ के किसान या छोटे जो श्रमिक हैं उनका लाभ भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यह सभी चीज़ें आपको दिखाई देगी यहाँ पे। तो चालू खाता घाटा भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, लेकिन सरप्लस किस स्थिति में होता है? जब आयात कम हो जाए, यानी इम्पोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़ जाए, निर्यात बढ़ जाए, उस स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, है ना। तो भारत के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देशों के साथ भारत का सरप्लस है, बहुत सारे, जैसे अमेरिका के साथ भारत का सरप्लस है। कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत का जो है बिल्कुल डेफिसिट है ना, जहाँ से कच्चे तेल आते हैं, ईंधन आते हैं, ये सारी चीज़ों में। बाकी अदृश्य में मैंने बता दिया, सेवा है, रेमिटांस है, और FPI FDI FI से जो लाभांश है वो हो गया। अब अभी जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भुगतान संतुलन में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यह मैंने बताया कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सरप्लस होता हुआ दिखाई दिया है। सरप्लस मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यह दोनों मिला के सरप्लस हुआ है। यह हो सकता है एक माइनस हुआ है तो एक ज़्यादा प्लस हो गया है तो जाके मुख्य रूप से कवर कर लिया है, यह भी स्थिति हो सकती है। तो यह 2-3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो हो सकता है निर्यात बढ़ा हो, दूसरा ये हो सकता है रेमिटांस ज़्यादा आ रहा हो या FPI FDI FI से ज़्यादा लाभांश आ रहा हो। तीसरा पॉइंट, कैपिटल अकाउंट बढ़ने के कारण भी हो सकता है कि यह बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है। अब रही बात, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस होता है तो इसके लाभ क्या है? इसके लाभ सीधे सीधे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि यह जितना ही किसी देश के पास रहता है ज़्यादा मात्रा में है, उतना ही उसकी, उस देश की वित्तीय स्थिरता सही रहती है। क्या रहती है? सही वित्तीय स्थिरता आपको दिखाई देगा कि वह सही देता हुआ या सही नज़र में देता हुआ या सही नज़र में देखता हुआ आपको नजर आएगा। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि अगर जितना ही ज़्यादा मात्रा में आपके पास BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उतना ही अधिक मात्रा में या आपके पास कोई समस्या आ रहा हो आने वाले समय में या आगे आने वाले समय में, आप देख सकते हैं उतना ही ज़्यादा समय के लिए आप व्यापार के लिए सुरक्षित पैसा या जो भी चीज़ें हैं आप रखे हुए हैं। अब इस तरह से आपको देखा जाए कि भारत के पास जो पैसा RBI के पास जो जमा रहता है, जो रेमिटेंस के रूप में, किस रूप में रहता है? 3-4 रूप में आपको दिखाई देगा, है ना। तो 4 रूप इसका कौन कौन सा है? दूसरा तो गोल्ड आपको दिखाई देगा, फिर ये फॉरेन करेंसी हो गया, फॉरेन करेंसी आपको दिखाई देगा, गोल्ड हो गया, गोल्ड के बाद से जो SDF है वह हो गया, फिर IMF के द्वारा जो दिया गया जो मुद्रा है वह हो गया। तो ये 4 क्षेत्रों में रिजर्व करके रखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ गई, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि भुगतान संतुलन होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अवधारणा क्या है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर कम होता है, अगर ये लेस होता है तो सीधे सीधे प्रभाव क्या होता है? सीधे सीधे व्यापार करने के लिए अब आपके पास कोष नहीं है या कोष खत्म हो रहा है, इसके यो संकेत जो है वह जाता है, आपकी बोरोइंग पे इफेक्ट पड़ती है। ये सारी चीज़ें जैसे 1991 के आसपास आपने देखा कि बहुत कम दिनों के लिए बच गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसी के चलते IMF के शर्तों को मानना पड़ा भारत को और अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? करनी पड़ी। अगर नहीं करता तो क्या हो जाता? यह पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट समाप्त हो जाता और तब वित्तीय संकट भी भारत में बिल्कुल आ जाता पूर्ण रूप से, और पूर्ण रूप से वित्तीय संकट आ जाता तो आर्टिकल 300 किसके तहत? 360 के तहत आपको दिखाई देता कि यह वित्तीय आपातकाल लग जाता। क्या लग जाता? वित्तीय आपातकाल लग जाता। लेकिन भारत में अभी तक
वित्तीय आपातकाल जो है नहीं लगी हुई है। कारण यही है IMF के शर्तों को हमने माना वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोगों ने क्या किए, LPG जो है मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे सुधार लागू किया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको लागू करने के बाद जो है तब जाके आज हमारी व्यवस्था यहाँ पे पहुँची है। ठीक है, तो इंडिया रिपोर्ट सरप्राइज बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इन जनवरी मार्च क्वार्टर, जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर का ये दिखाई दे रहा है। और बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है देश में, समझ में नहीं आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता जा रहा है, देश में समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। कारण क्या है भाई, कारण बताओ, नोटिस जारी करो। तो कारण क्या है, यह जो है आपको दिखाई देगा केवल जनवरी से मार्च के क्वार्टर तक का ये दिखाई दिया है, रिलीज किया गया है। आगे आने वाले समय में क्योंकि फसलों पे प्रभाव करने के लिए अल नीनो जैसे चीज़ें आई गई है, ठीक ना। और दूसरा चीज़ आपको दिखाई देगा कि ईंधन से लेके ये सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, जो वैश्विक लेवल पे पश्चिमी एशिया में जो युद्ध हो रहा है, तो इन सभी का प्रभाव आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी असर दिखाई देता हुआ नजर आएगा, और आगे आने वाले समय में आपको मुद्रास्फीति पर भी यह जो है प्रभाव दिखाई देता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या चीजें हैं। रही बात RBI की, तो RBI के बारे में आप सभी को पता है, RBI की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा की जाती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है, और मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि 1949 के रेगुलेशन के द्वारा ये रेगुलेट होता है ना। तो ये चीजें हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी सकारात्मक खबर सामने आई है कि 2025-26 की जो पहली चौथाई है, अर्थात पहला क्वार्टर जो है जनवरी से मार्च तक का, उसमें भारत ने 7.1 अरब डॉलर USD बिलियन जो है आपको दिखाई देगा करेंट अकाउंट सरप्लस दर्ज किया है। तो यह किस अकाउंट की बात की जा रही है, करेंट अकाउंट सरप्लस की बात की जा रही है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे करेंट अकाउंट सरप्लस की जब बात की जा रही है, इसका मतलब कौन सा अकाउंट सरप्लस हुआ है, यह करेंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, ठीक ना। करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता, तो चालू खाता सरप्लस हुआ है। अब चालू खाता सरप्लस हुआ होगा तो ये तो निर्यात ही बढ़ा होगा। दूसरा सेवा मामले में आपको दिखाई देगा, रेमिटांस मामले में, ये सभी मामले में दिखाई दिया होगा, तो ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, है ना। तो करेंट अकाउंट किसी देश के विदेशों के साथ होने वाला व्यापार, वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। अभी मैंने बताया आपको कि निवेश से आय जो प्राप्त होता है, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम प्राप्त होता है, मतलब FPI, FI, FII या इस सबसे जो इनकम प्राप्त होता है वह हो गया, या सर्विस ट्रेड से जो इनकम प्राप्त होता है, गुड्स ट्रेड से जो इनकम प्राप्त होता है, या रेमिटांस से जो प्राप्त होता है, ये सब इसके अंतर्गत आपको दिखाई देंगे, है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। इसमें मतलब रुपये से रिलेटेड कोई चीज़ मतलब और भी हम जोड़ सकते हैं रुपये से रिलेटेड, लेकिन यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे क्योंकि बेसिक चीज़ इसमें नहीं थी। बस एक ही लाइन करेंट था कि करंट अकाउंट जो है सरप्लस हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड तथ्यों को हम लोगों ने देखा कि बेसिक इसका क्या चीज़ें होती हैं। तो जब भी इकोनॉमिक में प्रश्न पूछता है तो आपको ये नहीं केवल पूछ देगा कि करंट अकाउंट पहली चौथाई में बताइए सरप्लस हो गया, ऐसा नहीं। मेंस में पूछेगा तो उससे रिलेटेड पूछेगा क्यों सरप्लस होता है, इसके क्या क्या कारण है। प्रीलिम्स से पूछेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछ देगा। जैसे बहुत बार पूछा है कि सेवा में निम्न में से कौन कौन सेवा में या तृतीयक जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तृतीयक क्रियावृद्धि के अंतर्गत आता है, या जो इन्वेस्टमेंट से जो मिलने वाले इनकम है वह किस में आता है, चालू खाता में आता है या पूंजी खाता में आता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन कौन जो है चालू खाता में आता है, निम्न में से कौन कौन से पूंजी खाता में आता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।